ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं उसी तरह इस दैनिक पंचांग के भी जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं दैनिक पंचांग के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप लघु पंचांग इस प्रस्तुति का आपके लिए नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म के नक्षत्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज का तारा शुभ और अशुभ का क्या संदेश लेकर आया है। इसे तारा बलम कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम पूरे ग्रहों के बारे में किसी भी जातक के पूरे जीवन काल और उन सारे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्र बलम जन्म विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए राशि के अनुसार आज कैसे संकेत मिल रहे हैं शुभता और अशुभता के बारे में। इसे चंद्रबलम कहते हैं। यह चंद्रमा के जिस जातक का जन्म जिस राशि में हुआ होता है, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार हम यह फल को देखते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में चौघड़िया चौथा भाग यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ समय दर्शाता है और इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य पूजा पाठ जप तप साधना तंत्र मंत्र पहली बार किए जाने वाले कार्य ग्रहों से संबंधित कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए यह उपयोगी हुआ करता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में और अंत में पांचवा भाग अंकों के अंक में हम जम लेकर अंकों को की महत्ता को समझकर अंकों को जानने पहचानने समझने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति ताकि हम अंकों को सही उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, शुभता बरकरार रख सकते हैं, बाधाएं टाल सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में साथ ही साथ किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। और प्रस्तुति में जाने के पूर्व दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में चल रहे हैं तो पंचांग के महत्ता के बारे में थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंचांग आज क्या कहता है ये जानने के पूर्व हम पंचांग की महत्ता को समझते हैं। पंचांग हम सबके जीवन में जीवन की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है या आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए।
साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तक सुरक्षित रखें, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के भागी बने। चलिए श्री राम की स्तुति करते हुए, श्री राम के का घोष करते हुए, श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं आज की प्रस्तुति में। जय श्री राम। आपको ये बता दें कि हर 5 भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह काफी रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी होने वाला है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम शीघ्र ही आपको ले चलते हैं सभी 5 भागों में, और शीघ्र ही आपसे हम फिर 5 भाग की प्रस्तुति के बाद थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। आज का पंचांग इस प्रकार। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:07 पर, दिशा शुल्क sunrise at 6:34 a.m. and sunset at 5:07 p.m. दिशा सूर्यास्त का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता था। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 1:43 खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र प्रातः 9 बजे तक सतभिषा, तत्पश्चात पूर्व भाद्रा, योग अपराह्न 2:01 तक सिद्धि, और तत्पश्चात व्यतिपात, और करण दिन के 1:43 तक बालव, उसके बाद देर रात्रि 1:31 तक पैदल, और फिर ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए यह देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और सुखता कैसी। जब जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक आज षष्ठी तिथि है, यानी अपराह्न 1:43 तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, वृषारूढ़ है, जो अभिष्ट के लिए काफी उपयोगी है। तत्पश्चात वे शिव के भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। ये रहे हमारे भोलेनाथ का वास आज और उसके स्वरूप पर। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त में शिवाय। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:11 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:06 से 2:43 तक, रवि जो प्रातः 6:34 से 9 बजे तक प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:35 से 2:18 तक, और गोधूली बेला संध्या 5:04 से 5:31 संध्या तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:23 से मध्य रात्रि 0:17 तक। रात्रि में किए जा रहे पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:31 से दिन के 11:50 तक, गुलिक काल प्रातः 7:53 से 9:12 तक, यमगंड अपराह्न 2:29 से 3:48 तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:27 से 5:03 तक, पंचक प्रातः 8:43 से 7:41 तक, यानी पुनः कह दें, पंचक प्रातः 8:43 से 29 दिसंबर के रात्रि 7:41 तक, और पंचक के आज की स्थिति अशुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो अंश के अनुसार
बुध देव और बृहस्पति देव कमजोर है और शनि देव भी कमजोर है। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, शुक्र देव भी अस्त है और बृहस्पति देव वक्री है। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। मित्र राशि में 3 ग्रह है, शत्रु राशि में 2 ग्रह है, सम राशि में 4 ग्रह है और सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह है। शनि की राशि में 2 ग्रह, सूर्य चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु नक्षत्र में 4 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 3 ग्रह है और वे हैं बुधदेव, बृहस्पति देव और राहु देव। यदि कहा जाए तो केतु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह है। बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह है। सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई सूर्य चंद्र मंगल और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज शुक्र और केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया। इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति की चर्चा हमने की। प्रथम भाग के प्रश्नों की यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग नक्षत्र ज्योतिष से संबंध है। यानी आज के तारीख क्या कहते हैं। नक्षत्रों को तारा भी कहा जाता है। इसे चंद्रमा के गोचर से संबंध है, इसे ताराबल कहते हैं और चंद्रमा के गोचर से संबंध। आपके समझ जो सूची रखी गई है सामने जो प्रस्तुत है उसमें ताराबल के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें नक्षत्रों के नाम है और वह चंद्रमा के गोचर से आज के संबंध जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उससे वह संबंध रखता है। वही जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हमारा आपका जो नक्षत्र वह उसकी सूची जब ताराबल के नक्षत्रों के नाम वह है। फलित देखने के लिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है या कहें हम हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है उस और जो रोग को पकड़ते हैं जो भी नक्षत्र हमारा होता है और वर्टिकल रोज जहाँ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र को पकड़ते हैं और दोनों का मिलान क्या होता है वह आज का हमारे श्लोक का इंगित करता है। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है जब आपका तारा हमारा तारा जन्म संपत्ति विपत क्षेम प्रत्यय साधक नैतिक मित्र आदि मित्र में हो। जब भी हमारा तारा आज का संपत्ति क्षेम साधक मित्र आदि मित्र होता है शुभता की तरफ इशारा करता है। वही सन जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की स्थिति में दैनिक कार्यों को त्वरित गति से अधिक ऊर्जा से सहित हम उसका निष्पादन करते हैं। आरंभ किए कार्यों का कभी निष्पादन करते हैं, साथ ही साथ नए कार्य का भी आरंभ करते हैं। वही यदि अशुभता की स्थिति है तो दैनिक कार्यों में सावधानी, आरंभ किए कार्यों को का निष्पादन सावधानी पूर्वक और नए काम को आरंभ नहीं करना। साथ ही साथ अशुभ तारों को शुभ में परिवर्तन करने हेतु जोखिम नहीं लेना, यही हमारी प्रार्थना है। क्योंकि कार्य में हम कोई किसी कार्य को चाहते हैं शुभता चाहते हैं और ऐसी स्थिति में जोखिम लेकर और फिर पुनः उसका कार्य को करें, शुभता अगर नहीं हुई तो अशुभता ही हम होती है जो कि हम नहीं चाहते। यह तारा बलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। इस सिद्धांत पर नौ तारा चक्र पद्धति यह बताता है कि कौन से नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ग्रहों विभिन्न ग्रह की शुभता कैसी रहे, शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। और यह तारा बल के
नौ तारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। और इसे हम जानने के बाद हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के दशा महादशा का फल जान सकते हैं। पूरे जीवन काल में ये जन्म कुंडली के बैठे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, किसको कैसा फल देंगे। और विभिन्न व्यक्तियों से जो हम जुड़ते हैं पूरे जीवन काल में, वे हमारे लिए कितनी सुखता ला सकते हैं या हम उनके लिए कितनी सुखता ला सकते हैं, ये हम दोनों को जान सकते हैं। ये सभी नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत जो है यह है कि तारा यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, कौन कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे। इसको जानने के लिए 27 नक्षत्रों को, दोनों नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें 3 श्रेणियां में रखी गई। और यह श्रेणी इस प्रकार बनी। यह सूची आपके लिए इस प्रकार बनी। 27 नक्षत्रों को दोनों नक्षत्रों के समूह में रखकर 3 श्रेणियां बनाई गई। अब ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह सूर्य शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और पहला ग्रह जो हुआ हर नक्षत्र में से, हर पहला नक्षत्र सॉरी पहला नक्षत्र हर सूची में से, जो हमने 3 श्रेणियां बनाई थी, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उसी प्रकार दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्य को, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को। और इस प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बुध को 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। अब प्रश्न, और यह सूची इस प्रकार, अब प्रश्न उठता है इसे फलित कैसे करें। फलित करने के लिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा जन्म कुंडली में है, उन्हें चिन्हित करते हैं। और उन्हें चिन्हित करके हम आगे बढ़ते हैं, उनसे संबंधित ग्रह को देखते हैं। यही ग्रह जन्म ग्रह हुए इसी दशा महादशा में हमारी जन्म करती है। और हुआ होता है इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और इसी जन्म महादशा महादशा में पूर्व जन्म में हमारी मृत्यु हुई होती। इसलिए आप जब भी जन्म कुंडली को देखेंगे, दशा महादशा को देखेंगे, तो कोई अगर भी शुक्र के दशा महादशा चल रही है, 20 वर्षों का उसका दशा महादशा है, दशा महादशा की अवधि है। और वैसी स्थिति में यदि रेसिडुअल, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रस्तुत करते हैं, कोई भोगांश लिखते हैं, कोई शेषांश लिखते हैं, कोई शेष लिखते हैं, अंग्रेजी में रेसिडुअल लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं, लिखा जाता है। और वो लिखा जाता है जितना बचा हुआ। यानी पिछले जन्म में यदि हम 11 साल 11 महीना 11 दिन काट के आए, वो घटाकर हमारे इस जन्म में दशा महादशा को हिस्सा रखते। इसलिए कहा गया है कि यदि शुक्र के महादशा में जन्म हुआ है तो आदमी सोता लाता है। अब इस तरह से यदि हम चिन्हित कर लेते हैं ग्रहों को, तो ये जो ग्रह जन्म ग्रह बने, ये शुभ फल नहीं देते, ये मिश्रित फल देते हैं। इनको अशुभता की श्रेणी में रखा जाता है। और वहां से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह ये शुभ फल देते हैं। पहला तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभ फल देते हैं। इन्हें आरंभ में भी हमने कहा था कि यदि आपका तारा
जन्म में विपद में प्रत्यय और नैतन्य में है तो असुरता के तारक देते हैं। जीवन काल के लिए भी वही फॉर्मूला लागू होता है, वही सूत्र लागू होता है। यदि हमारा ग्रह जन्म विपद प्रत्यय नैतन्य में है तो वह ग्रह हमारे लिए शुभता लाता है। वही संपद 6 7 अपने प्लॉट दिख रहा है तो वह शुभता लाता है। अब हमें सभी ग्रहों के बारे में पता चल गया। उदाहरण स्वरूप शुक्र के ग्रह में जन्मे जातक, आज शुक्रवार है, शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक तो कहें यदि किसी भी जातक का जन्म शुक्र के नक्षत्र में यदि हुआ है, जो भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ है, तो पहला ग्रह शुक्र बनता है, दूसरा सूर्य, चौथा मंगल, छठा बृहस्पति, आठवां बुध और नौवां केतु। ये सुफलदायी हो, शेष ग्रह सुफलदायी। अब इस प्रकार हम सभी सुफल ग्रह के बारे में जान गए तो दशा महादशा का फल कैसा होगा ये हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और जब अग्रिम रूप से जान सकते हैं तो उस दशा महादशा के फल में तो के अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर कर सकते और कार्य में शुभता सुनिश्चित कर सकते। वहीं अशुभता के ग्रहों की स्थिति में यदि हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं तो फिर हमारे जो अशुभता होती है उसकी पीड़ा कम। अब इन केवल दशा महादशा तक ही सीमित नहीं है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी कैसा फल देंगे यह भी हम देखते हैं। ग्रह हमारे जो ग्रह है, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह वो किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र हमारा क्या है। यदि ग्रह शुभ है किंतु अशुभ नक्षत्र में बैठे हुए हैं वे पीड़ा दे सकते हैं। अशुभ है और अशुभ नक्षत्र में बैठे हैं, पीड़ा ज्यादा हो सकती है। शुभ है, अशुभ नक्षत्र में बैठे हैं, पीड़ा ऊपर नीचे फिर से पीड़ा हो सकती है। लेकिन और शुभ यदि है और शुभ नक्षत्र में बैठे हुए हैं फिर शुभता की क्या परिमाण। और इनकी शुभता और शुभता की इसलिए जो मात्रा होती है वह जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे वह भी बढ़ता है। यदि हम संपत्ति से संबंधित जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में बैठे ग्रह जो संपत्ति कारक है, उदाहरण के रूप शुक्र के लिए सूर्य, सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं वह भाव और राशि इनका कार्य करने से संपत्ति का लाभ होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ सूर्य के नक्षत्र में जो ग्रह है वे भी संपत्ति के कारक बन सकते। इसी तरह से हम वह भी जान सकते हैं कि विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या परिणाम लाएंगे। उदाहरण स्वरूप सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो संपत्ति कारक है शुक्र के जन्मे जातक के लिए, तो उसके लिए वह बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही फलदायी होता है, सुफलदायी होता है। बिजनेस संपत्ति की लाभ होती है, आर्थिक लाभ होती है। इस प्रकार हम सभी ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकर अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं और अशुभता के लिए मानसिक रूप से तैयार रह सकते हैं और साथ ही साथ सावधानी भी बरत सकते हैं। तो ये रहे हमारे नौ तारा चक्र पद्धति पर थोड़ी सी चर्चा। और इस नौ तारा चक्र पद्धति की अद्भुत पद्धति है। इसका जो इसकी उपयोगिता को देखते हुए मैंने यूट्यूब पर नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति करके एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी है और चर्चा की है उनके आशीष से। तो चलिए अब आपको वापस यदि प्रस्तुति को आप देखते हैं तो आपके लिए लाभान्वित होगा, ज्ञानवर्धक ज्ञान
प्राप्ति में मदद मिलेगा, साथ ही साथ आपके लिए वह उपयोगी भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारा उद्देश्य है। अब हम चलते हैं आप वापस ताराबलम पर और देखते हैं ताराबल आज का तारा क्या संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। आज चंद्रमा सतविशा नक्षत्र में है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे दिन के 9 बजे। और यदि हम देखें पूर्वा फाल्गुनी, हमने भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र होता है, उसमें जन्मे जातक के लिए पहला भाग यानी प्रातः 9 बजे तक रात्रि होगा, उसके बाद साधक होगा, क्योंकि पहला भाग थोड़ा शुभ है और अगला भाग वह शुभ शुभ है। उसी तरह से हम दूसरे नक्षत्र के बारे में, किसी भी नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। हम एक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं आपके समझ, आप खुद अपना नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। तो पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद जातक के लिए पहला भाग अति मित्र है और दूसरा भाग उसी नक्षत्र में जिनका उनका जन्म हुआ, इसलिए जन्म नक्षत्र ये शुभ नहीं है। इस प्रकार हम तारा चक्रपथ ताराबलम से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। आज का जो तारे हैं ये जो संकेत दे रहे हैं ये काफी उपयोगी है। जैसा आरंभ में हमने कहा था कि अगर आपका तारा अशुभ है तो कोई भी जोखिम न लें। हम अभी भी उसी चीज को, उसी बात को दोहराना चाहते हैं। किताबों में जो उपाय लिखा है जानकारी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जोखिम लेकर अपने शुभ कार्यों को अशुभता में परिवर्तन करने का सपना नहीं देखना चाहिए, जोखिम नहीं लेना। तो चलते हैं उस पर उपाय के तौर पर जो अपुष्ट है, जो किताबों में लिखा है वह यही। आज का तारा आपके जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान, पृथ्वी है तो नमक का दान, और नैथन है तो प्याज जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे हमारे तारा चक्र पद्धति पर प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं राशि के अनुसार आज विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। तो चलिए हम चलते हैं नौ तारा चक्र पद्धति पर। आज शुभता और अशुभता के बारे में क्या संदेश लेकर चंद्रमा आए हैं। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी है, कल भोर में 3:10 और तब तक में 2 भागों में इसलिए फल है। और आपको यह बता दें यह चंद्रबलम, इसे चंद्रबलम कहते हैं, और यह चंद्रमा जिस राशि में बैठी होती है उसके अनुसार फलित करते हैं। तो जन्म राशि उसी उसी को कहते हैं जो जहां चंद्रमा आपका बैठा रहता है। तो यदि जिस जातक का जन्म मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि में हुआ हो, उसके लिए दिन उत्तमता के संकेत है कल भोर में मुझे। उसके बाद वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले जातक सावधान रहें, आपके लिए शुभ फल, शुभ संकेत नहीं। और अब चौथे भाग, ये चौथा भाग को हम चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो कार्य, पूजा पाठ हो या नया कार्य आरंभ कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता तो जरूर चाहता है। तो शुभता, कार्य में शुभता बनाए रखने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है। इसकी उपयोगिता को देखते मद्देनजर, इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट डाला है। यूट्यूब आपके हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, ये हमने रखा है। आप उसका
उसको सुनकर, देखकर आप अपने जीवन में चौघड़िया को उपयोग कर अपने कार्यों में शुद्धि, कार्यों में सिद्धि और शुभता सुनिश्चित कर सकते। तो जरूर देखें चौघड़िया पर हमारी प्रस्तुति। संक्षेप में हम बता दें कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। किंतु ये 8 चौघड़िया जो दिन के हुए, 8 चौघड़िया रात के हुए, ये साप्ताहिक दिनों से संबंध करने हेतु इनको 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया जो होता है, वही अंत का चौघड़िया, चाहे वो दिन का या रात का। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया। और हम जानते हैं हर सप्ताह के दिन का स्वामी एक एक ग्रह है, यानी हर चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से हो जाता है जो दिन के स्वामी बनते हैं। और ये ग्रह विभिन्न कार्यों, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उपयोगिताओं के लिए विभिन्न रूप से फलदायी है। और इसलिए इनके कार्य, विभिन्न कार्य के लिए, विशेष विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए इनके अधिकृत है। और इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों ग्रहों द्वारा निमित्त कार्य से भी हो जाता है। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ती है। तो आप भी चौघड़िया का उपयोग करके आप अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि कोई चौघड़िया जिसका उपयोग आप करने जा रहे हैं वह बाल बेला, राहु काल, वार बेला और काल बेला से 3 दिन का ग्रसित तो नहीं है, और रात्रि का काल रात्रि से। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार बेला और काल बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का काल रात्रि। यह यदि ग्रसित है तो उस चौघड़िया का त्याग करना, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि सूर्य का दिन से सरोकार है, यानी सूर्य दिन के स्वामी बनते हैं एक तरह से। और सूर्य दिन के का प्रबंधन होने के कारण सूर्य देव और शनि देव में हम यह भी जानते हैं कि आपस में मित्रता नहीं रहती, जो यद्यपि पिता पुत्र है। तो शनि का चौघड़िया प्रतिदिन असुरता यानी काल बेला से ग्रसित, और वही चंद्रमा रात का बुध के पुत्र और बुध नाराज माता से, इसलिए काल रात माता का जो बुध का चौघड़िया है वो रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित। ये हमने अनुभव के आधार पर पाया। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अंत में आज का चौघड़िया क्या क्या? आज का चौघड़िया चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, चर चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और रात्रि का रोग चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रहा है, रोग से रात्रि समाप्त। बस बीच के चौघड़िया में अमृत चौघड़िया जो है 9:12 से 10:41 तक, और काल चौघड़िया 10:21 से 11:50 तक यह श्रोता से व्याप्त है। अमृत चौघड़िया वारबेला से, और काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला से ग्रसित है। वही रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 8:28 से 10:09 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। ये रहे हमारे पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वां भाग में आपका स्वागत है। 5वां भाग अंकों को जानने के उद्देश्य से, अंकों को पहचानने के उद्देश्य से, अंकों को समझने और उनको को याद करने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति है, ताकि हम अंकों की परिभाषा को समझ सके, अंकों के तत्वों को पहचान सके, अंकों के गुणों को पहचान सके, और ये अंक हमारे लिए कितने लाभदायी है यह जानकर उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को समझ सके, उनसे निकलने वाले ऊर्जा को अब ठीक ढंग से उपयोग में लाकर अपने जीवन में सुखता कायम करें। तो अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही काम होते हैं, 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं रहते। इसलिए अंक ज्योतिष में कहा गया है कि अंकों को पहचानना, जानना और समझना बहुत आसान। आपके समक्ष 1 से 9 तक अंकों की सूची। बीच में 5 का अंक जो होता है मध्यकांक होता है। यह
और इसके पूर्व के अंक भी 4 होते हैं, बाद के अंक भी 4 होते हैं। इसलिए ये मध्यस्थता का काम करता है, ये संतुलन का काम करता है। और ये अंक अंक ज्योतिष का फॉर्मूला, क्योंकि एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करता है, इसलिए दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह यदि आ जाता है, वैसी स्थिति में सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं हम, और एक अलग परिवर्तित करके उसे हम उपयोग में लाते हैं। 1 से 9 तक अंक और 9 ग्रह, शासक ग्रह अलग अलग 9 ग्रह हुए। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के आपस में गुण होते, तत्व होते हैं। इसलिए कि यदि कोई अंक ऐसा है कि जो हमारे जन्म कुंडली में वह नहीं उपलब्ध है, तो वह हमारे लिए उस ऊर्जा की, उस तत्व की कमी होती है, और उसे हमें उसकी व्यवस्था करनी। वही यदि कोई ऐसा अंक है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 2 से ज्यादा, तो उस अंक को हम ज्यादा उपयोग में नहीं करते, और वो एक वैसे अंक को हम से परहेज करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो अंकों का असंतुलन व्यवस्था ना हो, अंक हमारे असंतुलित नहीं। तो चलिए अंकों को आगे पहचानते हैं। जिस प्रकार अंकों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व होते हैं, इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से जाना जाता है। 1 को राजा, सरकार या बॉस से, 2 को रानी, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु से, 4 को शरारती तत्वों से, 3 को गुरु से, और सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से तथा झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, 8 को कर्मचारियों से, 7 को धर्मगुरु से, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्तियों से, 8 को अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, न्यायालय से, 9 को सेनापति से, पुलिस और डॉक्टर तक। ये सारे इनके नाम हैं, और नामों के अनुसार यदि हम इनको समझने का कोशिश करें, तो हम बिन बताए कुछ आकलन कर सकते हैं इनका संबंध आपस में कैसा होगा। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 राजा और रानी का संबंध हमेशा मित्रता का होगा। वही रानी और राहु का संबंध 1, 2 और 4 का हमेशा सार्थक तत्व है, इसलिए शत्रुता का होगा। और इसी प्रकार हम अंकों के बारे में जानते हैं, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे शत्रुता के बारे में। अब हम जब जन्म लेते हैं, तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से अंक उपहार में देते हैं, और यह अंक हमारे जीवन में कार्य करता है। और ये उपहार जो होते हैं जन्म तिथि के रूप में होते हैं। तिथि, जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि किसी भी जातक का आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वही तिथि माह दोनों मिलकर जातक के बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। और तिथि माह और वर्ष को मिलाकर हम भाग के बारे में जानते हैं, उसके कर्मों के बारे में जानते हैं। तो 26/12/1990 आज जिनका जन्मतिथि है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हीं की जन्मतिथि हमने गूगल से ली है, 26/12/1990 महान व्यक्ति का जन्मतिथि है, और यह हमने दिया है। तिथि हमने जैसा कहा, तिथि हमारा पूर्णांक बताता है, और उसको एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं, तो वह ड्राइवर अंक होता है। उसी तरह से भाग्यांक को एक अलग में परिवर्तित करने के बाद ड्राइवर कंडक्टर अंक बनता है।
जीवन में जिस प्रकार ड्राइवर बस को चल सुचारू रूप से चलाने के लिए बस ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में समझौता हुई तो वह नहीं चल सकता। इसलिए उस आरंभ से ही समस्या होती है, स्ट्रगल लाइफ होता है बस का। उसी तरह हमारे जीवन में भी वही परिस्थिति बनती है। यदि ड्राइवर कंडक्टर आपस में शत्रु है तो आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। वही दूसरी स्थिति बनती है जब हम अर्जित कर कुछ, दूसरी स्थिति बनती है जब बस में आगे बढ़ने पर दूसरी स्थिति तब बनती है जब बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, लेकिन किसी पड़ाव से ऐसे व्यक्ति सवार हो जाए जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हो, तो वहां से बस को चलने में बाधा होगी, समस्या होगी। वही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है जब हम शत्रु को ले आते हैं। और कैसे लाते हैं? मोबाइल अंक के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, और शत्रु अंक से के दिन या शत्रु अंक जैसा होता है वह हम बिना पहचाने, जाने अनजाने वो गलती कर बैठते हैं, शत्रु अंक के साथ मित्रता कर बैठते हैं। वैसी स्थिति में हम, हमारा जो उस समय से है बाधा और परेशानी शुरू, वही अंक असंतुलित हो जाए। जैसे पहला ड्राइवर और कंडक्टर का कोई शत्रु अंक ना हो, और भविष्य में हम कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं लाए। तो चलिए अब ये देखते हैं इस जातक का जिक्र जब देती है इसमें कौन कौन अंक मिसिंग है, कौन कौन अंक रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि मिसिंग अंक, क्योंकि मिसिंग अंक हमारे लिए स्थूलता, मिसिंग अंक हमारे लिए हमारे तत्वों की कमी, ऊर्जा की कमी आदि लेकर आते हैं। और वही अधिक जब अंक होता है तो उसकी अधिकता होती है। आपके समझ जो बॉक्स बने हैं, दो तरह के बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स में सभी अंकों को रखा गया है। ये बॉक्स क्रमशः 4 9 2 3 5 7 8 1 6 को एक जगह रखे हैं। यह बॉक्स यह बॉक्स यहाँ पर दिखाया गया है। और इस बॉक्स को यदि देखें, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप देखें तो बॉक्स को देखने पर आपको पता चलेगा कि ये अंकों का परमानेंट स्थान यहाँ पर है, हमेशा स्थायी रूप से ये रहते हैं। और इसी के आधार पर हम कोई भी जन्म कुंडली जो अंकों अंक ज्योतिष के अनुसार है वो बनाते हैं और अंकों को एक स्थान देते हैं। इस अंक से यदि आप देखें तो 9 अंक जो हमारे पास, चार चार ये मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। यही चर्चा हमने यहाँ पर की है। तो ये अंक मिसिंग अंक है। और जो अंक ज्यादा, एक दो बार से ज्यादा आ रहे हैं, वह एक है। इसलिए इन अंकों को हम गणना में जब लेते हैं तो सावधानी बरतते हैं। और इसमें हम इसमें सावधानी बरतते हैं। अब ये अंक हमारे लिए कितना फायदा लाभदायी है, कितना ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इन अंकों के बारे में हम केवल इतना ही बता सकते हैं, यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि ये अंक जो हमारे पास मिसिंग है, ये हमारे लिए जो है, हम इन अंकों को क्यों व्यवस्था कर, यदि ये अंक ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु नहीं है तो हम इन अंकों को व्यवस्था कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 8 और 3 का अंक देखें, आप देखें तो इनके लिए 5 अंक जो है मिसिंग है, वो दोनों के लिए मित्र होता है, इसलिए 5 अंक की व्यवस्था हम कर सकते हैं। वही 8 के लिए 4 अंक शुभ नहीं है, इसलिए उनको हम छोड़ भी सकते हैं और इसी तरह से हम अंकों की व्यवस्था कर सकते हैं।
इन जातक का मूलांक 8 होता है और भाग्यांक 3 होता है। मूलांक और ये भाग्यांक में आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, और यदि शत्रुता है तो ऐसी स्थिति में जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल होता है, और इसलिए हमें कुछ ऐसे अंक व्यवस्था कर सकते हैं जो कि दोनों को संतुलन करके रखे और दोनों के साथ दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों के साथ वह तालमेल ठीक रख सके। और वह अंक हमें हमें सृजित करनी है, क्योंकि जो ईश्वर ने अंक दिया उसके अनुसार ड्राइवर और कंडक्टर हमारा शत्रु अंक निकला। तो वैसी स्थिति में हमें खुद का अंक अर्जित करना होगा, और ऐसा अंक जो जिसकी आयु लंबी हो, और वह अंक का सोर्स होता है नामांक। क्योंकि नाम हमारे जन्म के बाद धरती के ईश्वर, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी द्वारा दिया जाता है, और उसकी वह हमारे जीवन के अंतिम भाग तक चलता है और उसके पश्चात भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में नाम का जो अंक होता चाहिए वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहां से आएगा? जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य हुआ करते हैं। ये आपको बता दें, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए अक्षर जो है उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके, उनका उपयोग करके, उनको योग करके और तब एक अलग में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि नाम का जो पहला अक्षर हो वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो, क्योंकि नाम पूरे नाम की जो ऊर्जा होती है उससे कहीं अधिक नाम के पहले अक्षर की ऊर्जा होती है। उसके बाद दूसरे और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं ग्रुप में बैठे हैं, नाम हमारा पुकारा जाता है, पहला अक्षर से ही हमारी चेतना जागती है, और कई बार बिना कंप्लीट नाम पुकारा गया, पूरा नाम के पुकारे जाने के पूर्व ही हम उत्तर देते हैं। इसलिए नाम का हर अक्षर महत्वपूर्ण होता है। और अब आपको इस जातक का जन्म, इनका नाम है शिवम पाटिल। ये इंडियन शिवम पाटिल, ये फिल्म एक्टर, और इसलिए ये अब इनका देखें, इनका जो अंक है भाग्यांक वही यहाँ पर अंक आ रहा है, नाम का पहला अक्षर, और नाम का जो अंक है नामांक वह 1 पर जा रहा है। अब आप शत्रुओं को देखें, याद करें, इनके रखें, नोट करके रखें। इनके ड्राइवर को ड्राइवर 8 था, कंडक्टर 3 था, एंजिल नंबर टी भी 3 आता है, और एंजिल नंबर 11 एक, हाँ 3 1 आता है। एंजिल नंबर इनका 1 आएगा, और इनका जो नाम है वो देखिए, इनका नाम क्या देता है, क्या क्या देते हैं? 1 के दुश्मन 8, 8 के दुश्मन 1, 1 के दुश्मन 8। यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रोकते हैं। आपके पास अंकों की सूची है, 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, जो ये शत्रु अंक है। 1 के 8 शत्रु है, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8 9, ये शत्रु अंक है। इनका जो है नामांक 1 पर गया, क्योंकि 8 का शत्रु है, मूलांक का शत्रु है, और ऐसी स्थिति में यह जो है अच्छा नाम नहीं है, इनके लिए बाधा का काम कर सकता है। और 8 और 1 दोनों अति शत्रु होते हैं, क्योंकि एक राजा, 8 अधिदस्त कर्मचारी, न्यायालय, सरकार, सरकार के साथ न्यायालय की ठनी रहती है, इसलिए 1 और 8 शत्रु हैं। और लाइफ में ग्रहों की स्थिति में भी देखें, एक सूर्य है, 2 शनि है। सूर्य के शनि पुत्र है, लेकिन दोनों में आपस में शत्रुता रहती है। तो इस तरह से हमने आपके पास सूची रखी है, आप उस सूची से को सहेज कर रखें।
नाम में जो भी सुधार हो सकती है उसको करने का व्यवस्था कर आप अपने जीवन में शुद्धता ला सकते हैं। नाम ही एक अंक ज्योतिष, हर अंक ज्योतिषी नाम पर ही आता है और सही नाम देकर उनके जो अंग असंतुलित अंक है उनकी व्यवस्था करता है। भविष्य में हम कोई अंक ऐसा अर्जित न करें जो इनके शत्रु अंक है। ये आपकी सूची है। आपको एक बात और बता दें, 8 अंक यदि है, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 8 पहले मूलांक और भाग्यांक में देखें कि आपस में शत्रुता कैसी है। इस जातक के लिए मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र है। 8 और 3 आपस में शत्रु नहीं है। लेकिन कुछ अंक ऐसे हैं जो आपस के ही शत्रु हैं। उदाहरण स्वरूप 4, 7, 8 और 9, ये 4 अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं और उनके कारण है। 4 का अंक राहु से संबंध होता है। कोई भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति, दूसरे को झांसा देने वाले व्यक्ति, कोई भी दूसरे को धोखा देने वाला व्यक्ति, वो ये नहीं चाहता, या बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखने वाला व्यक्ति, वो नहीं चाहता कि उसे कोई इल्यूजन में रखे, वो उसे कोई झूठ बोले, उसे कोई झांसा में रखे। उसी तरह 7 इंट्यूटिव पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन आपस में बनी रहती है, ये सैद्धांतिक मतभेद होते हैं। 8 नौकर चाकर आपस में शत्रुता रहती है। न्यायालय एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के जजमेंट को बदलता है, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। यह तो 8-8 का खेल है। 9-9 का सैनिक, एक सैनिक अपने में एक दूसरे सैनिक को नहीं, एक सेनापति को कभी पसंद नहीं करता। इसलिए कहा गया कि एक म्यान में 2 तलवार, यह है 4, 7, 8, 9। एक म्यान में एक ही तलवार, 2 तलवार नहीं, एक म्यान में एक ही तलवार। और इस प्रकार यह प्रस्तुति पर आपको जो है ध्यान रखना है कि कोई भी शत्रुअंक नहीं लाए। नाम में इनका सुधार आवश्यक है और 5 अंक मिसिंग है। 5 पर यदि नाम को ले जाए तो इनके लिए सुविधा उनके लिए अच्छी हो सकती है। अब शिवम है, इनके नाम में यदि पहले ही नाम में शिवम होता है, 4 जुड़ते हैं, 4 जुड़ने पर वह 5 हो जाता है। इस तरह से कोई भी अंक को हम ऐड करके हम उपाय कर सकते हैं। या शिवम में यदि 3 एस डबल हो जाए और 1 डबल हो जाए तो फिर 5 बढ़ता है। इस प्रकार हम उनके नामों को करते हैं। नाम का पहला भी जो लेटर होता है यानी शिवम, यह भी उतना ही उपयोगी होता है। इसको भी देखा जाता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी देखा जाता है। ये सारे अंकों को देखकर हम अंक नाम को ठीक करते हैं। तो चलिए आज इतना ही। कल पुनः नई प्रश्न के साथ कुछ और लेकर आएंगे। आज उपहार के रूप में पर्सनल ईयर कैसे निकालें। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपके पास जो जन्म तिथि है हमारे पास ओरिजिनल, उसमें वर्तमान वर्ष को रिप्लेस कर देते हैं, उसे बदल देते हैं और तब भाग्यांक निकालकर देखते हैं कि मूलांक और भाग्यांक में आपस में कैसा है, भाग्यांक आपस में कैसे संबंध है और रनिंग एज क्या कह रहा है। तो रनिंग एज देखिए 9 है, 9 और 2 इनका पर्सनल ईयर होता है। 9-2 आपस में शत्रु है और 8-9 आपस में शत्रु है। साथ ही साथ जो इनका भाग्यांक है 3, उसका 6 शत्रु है, 9 शत्रु नहीं है। इसलिए इनके जो परिणाम है कुछ खट्टे कुछ मीठे हो सकते हैं। उतार चढ़ाव आज तो ये वर्ष में हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति को यही विराम देते हुए आज के विभिन्न तिथियों को जन्मे, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संकेत लेकर आए शुभता अशुभता के बारे में। तो आज का दिन तारीख है, जो आज का अंक 2 है और आज का अंक वो 2 बता रहा है कि 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ बहुत अच्छे संबंध, 5 के साथ अच्छे संबंध और 6 के साथ सामान्य, शेष अंकों के साथ शत्रुता।
तो एक को एक के साथ एक 10 19 28 को जन्मे जाता है, 2 11 20 29 को जन्मे जाता है, 3 12 21 को जन्मे जाता है, 6 5 14 23 को, और 6 15 24 को जन्मे जाता है के लिए आज दिन उत्तम होने की संभावना है। 6 15 24 में जन्मे जाता है के लिए आज दिन साधारण रहेगा, और 4 13 22 31, 7 16 25, 8 17 26 और 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। सबसे ज्यादा शुभ जो है वो 4 13 22 31, 7 16 25 और 8 17 26 के लिए। 8 17 26 ज्यादा शुभ, इसलिए इन इसके साथ ही प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपकी आप ज्ञानवर्धक भी रही होगी और उपयोगी भी। इस प्रस्तुति में यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे यहाँ प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में हम यहाँ प्रस्तुति को विराम देंगे। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होगी। इस वादे के साथ हम कामना करते हैं कि आज सुखदेव माता लक्ष्मी की असीम कृपा पर बनी रहे और आपका आज का दिन शुभ। जय सुखदेव, जय माँ लक्ष्मी।